हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आकांश आत्रे और आज हम अपना क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका नेशनलिज्म इन इंडिया उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले मैंने इसकी डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हुई हैं, सेपरेट टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हुई हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो टॉपिक है उसकी एक सीरीज होंगी क्योंकि इस पर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी पर वीडियोस डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ, आप तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना टॉपिक आज का, डिफरेंट स्टैंड्स विद द मूवमेंट। अब अगर आपने पिछला टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो आप जानते ही होंगे कि हमारा जो नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट था, ये हमसे पूछा गया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि हमने रोलेट एक्ट के दौरान देखा था कि रोलेट एक्ट गवर्नमेंट को एक तरह से एनॉर्मस पावर देता है, जिसकी वजह से जो चाहे अपनी शक्तियों का लोगों को का दुष्कर्म करने के लिए उन पर यूज़ कर सकता था। यानी कि वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल एक तरह से प्रोटेस्ट करने वाले को जो सत्याग्रही थे उन सभी को 2 साल तक बिना सुनवाई के जेल में डाल सकता था। एक अनजस्ट लॉ था, उसके खिलाफ गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे, तो वो वायलेंट हो गया था, उस वजह से नॉन कोऑपरेशन लाना पड़ा। ये तो हम जानते ही हैं। फिर हमने इसमें पढ़ा कि नॉन कोऑपरेशन आखिरकार चला कुछ दिनों तक, लेकिन गांधी जी के सामने समस्या थी कि हमें इसकी शुरुआत कहाँ से करें और शुरुआत करें कैसे। उन्होंने फिर जो फॉरेन गुड्स थे, सर्विसेज थी, जो भी उस समय ब्रिटिशर्स ने हमें दी हुई थी, उन सभी को वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि हम उनको वापस लौटाएंगे और फिर हम उन सभी का एक तरह से बायकॉट करना शुरू करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद जो गांधी जी के कांग्रेस के जो मेंबर्स थे खुद ही वो इस मूवमेंट को लेकर शंकित थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था, एक तरह से वो इसके पक्ष में नहीं थी, इसलिए उन्होंने नवंबर 1920 का जो इलेक्शन था वहाँ पर वो रोक दिया था। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम जैसे कि आप सभी जानती हो, आखिरी में आपके क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड दिस मूवमेंट अनफोल्ड, ये मूवमेंट आखिरकार आगे कैसे बढ़ा और हु पार्टिसिपेटेड इन इट, और कौन कौन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, एंड हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव्ड ऑफ द आइडिया ऑफ, और कैसे अलग अलग सामाजिक ग्रुप के जो सामाजिक एक तरह से अलग अलग समुदाय के जो लोग थे वे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आखिर आगे चलकर कैसे समझे। ये सवाल हमारे सामने थे। तो चलिए आज उन्हीं सवालों का जवाब हमें अपने यहाँ से इन टॉपिक से मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो था अब तक का पिछले टॉपिक से रिवीजन। अगर आप चाहते हो कि 4 मिनट में मैं टॉपिक क्लियर कर दूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो भी 4 मिनट में टॉपिक क्लियर करा रहा हो प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हो। तो आप एक एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए अगर अब तक नहीं ली, और साथ में पेंसिल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, डिफरिंग स्टैंड्स विद द मूवमेंट। वही कि हम अब देखेंगे कि आंदोलन अब कैसे कैसे अलग अलग विभिन्न एक तरह से क्षेत्रों में कैसे अपनी धाराएं यानी कैसे अपने कदम बढ़ाता है। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1921। जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो खिलाफत मूवमेंट भी हमने पहले ही पढ़ा था, उसके ही एक तरह से वो उससे रिलेटेड है। तो ये कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1921 में, जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया था। जनवरी 1928 में इसकी शुरुआत हुई थी। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, जैसे कि आप सभी जानते हो अलग अलग समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, ईच विद दिस ओन स्पेसिफिक एस्पायरेशन। अलग अलग जो समुदाय के लोग थे वो तो हिस्सा ले रहे थे, लेकिन उनकी अपनी अपनी अलग अलग आकांक्षाएं थी, यानी कि खुद उनकी इच्छाएं थी अलग अलग, उनके मन में विचारधाराएं अलग अलग थी इसके बेनिफिट्स को लेकर। ऑल ऑफ देम रिस्पोंडेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, लेकिन जो उनमें से सबसे मेन था वो था कि सभी के मन में स्वराज की जो भावना थी वो उत्पन्न हो रही थी, यानी भले ही उनके मन में अलग अलग आकांक्षाएं हो लेकिन सभी के मन में एक कॉमन फीलिंग थी जो कि थी स्वराज की। बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, इसका मतलब है लेकिन जो नॉन कोऑपरेशन की टर्म है आपकी वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उसके मायने थे। वो क्या क्या मायने थे, अब आकर हम यहाँ से अपना शुरू करते हैं। द मूवमेंट इन द टाउन्स, जो कि आज हमारा टॉपिक ही आपने थंबनेल पर भी देखा। मूवमेंट इन द टाउन्स मतलब अब जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये अपने कदम जो शहरी इलाके थे उनमें उसने कैसे बढ़ाए, चलिए वो देखते हैं। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, ये एक बड़े पैमाने पर हो। अगर वहाँ की ब्रिटिशर्स इसको रिप्रेस करना चाहे तो फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस लाना चाह रहे थे। हमने सब पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर खुद से पढ़ लीजिए, एक छोटा सा टॉपिक है। और आप इस टॉपिक के नोट्स तो मैं जैसे मैं वीडियो का फॉर्मेट जानती हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनके नोट्स अपने कॉपी में लिख लेना। तो द मूवमेंट इन द टाउन, चलिए अब देखते हैं इस मूवमेंट के क्या क्या शहर में मायने थे, यानी वहाँ पर कैसे कैसे इसने अपने कदम बढ़ाए।
द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। जैसे कि आप जानती हूँ, हमने अपने 9th में भी पढ़ा, अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हिस्ट्री के, एक तरह से कुछ भी आंदोलन की शुरुआत करता आप कह सकते होते मिडिल क्लास लोग। एक सेम उस तरीके से मूवमेंट मिडिल यानी मध्यम वर्ग के लोगों के पार्टिसिपेशन से, उनके हिस्से से ही शहरों में आगे बढ़ा, यानी उन्होंने इस तरह से इसको शहरों में आगे बढ़ाया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर एग्जाम से क्वेश्चन आएगा। मूवमेंट इन द टाउन्स में होता गया है, सबसे पहले जो सभी युवा स्टूडेंट्स थे वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में, ब्रिटिशर्स के गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन सभी को एक तरह से छोड़ दिया, यानी वहाँ पर बाइकआउट करना शुरू कर दिया, जाना बंद कर दिया। एंड कॉलेजेस को भी। हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड। जो अध्यापक थे, हेड मास्टर थे, उन सभी ने रिजाइन दिया, इस्तीफे दे दिए। ये एक तरह से नॉन कोऑपरेट करने का तरीका था जो कि उसने अपने शहरों में कदम बढ़ाए। हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आपकी समझ में तो आ रहा है। हाँ, एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। और जो वकील थे, इंडियन वकील, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इस्तीफे अपने यानी साइन कर दिए, यानी उन्होंने एक तरह से नौकरियां छोड़नी शुरू कर दी। द काउंसिल इलेक्शन वर बाइकॉटेड इन द मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। जो काउंसिल इलेक्शन उस समय होने जा रहे होंगे, उन सभी को भी बहिष्कार कर दिया गया, यानी उन सभी को भी एक तरह से रोक दिया गया अलग अलग प्रांतों में, लेकिन एक्सेप्ट मद्रास। लेकिन इलेक्शन जो मद्रास में हो रहे होंगे उस समय वो नहीं रोके गए। अलग अलग प्रांतों में तो रोक दिए गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मद्रास में नहीं रोके गए। क्यों? वेयर द जस्टिस पार्टी, जहाँ पर एक जस्टिस पार्टी थी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स। जस्टिस पार्टी कौन सी थी वहाँ पर, ये आपकी है, अंडरलाइन करेंगे इसे, अच्छा तो अच्छी लाइन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जस्टिस पार्टी, सॉरी मैंने प्रैक्टिस लिख दिया, पार्टी, जो कि थी नॉन ब्राह्मण्स, यानी इस पार्टी में नॉन ब्राह्मण्स यानी गैर ब्राह्मण लोग थे। फेल्ट, उन्होंने मद्रास में इलेक्शन क्यों नहीं बाइकआउट किए, उसका रीजन आपको भी यहाँ पर दिया हुआ है। फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर। उनका क्या मानना था कि दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर। इसका मतलब उनका मानना ये था कि अगर हम किसी भी तरह काउंसिलिंग असेंबली में, यानी एक तरह से उसमें काउंसिल असेंबली में एक तरह से राज्यसभा लोकसभा होता है ना, अगर उसमें हमने एक तरह से हम उसमें दाखिल हो गए, हमने उसमें सीट पा ली, तो एक तरह से वो हमारा रास्ता बन जाएगा, हमारे पास थोड़ी ताकत आ जाएगी, थोड़ी एक तरह से पावर आ जाएगी, राजनीतिक पॉलिटिकल पावर। समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। कुछ वैसे ही ताकतें जो कि ब्राह्मणों के पास शुरू से ही है। इसलिए ये जो नॉन ब्राह्मण की पार्टी थी, ब्राह्मणों के जैसी उस समय जो ताकतें पाना चाह रहे थे, तो इसने ऐसा लग रहा था कि अगर हम काउंसिल असेंबली में आ जाते हैं तो एक तरह से रास्ता बन जाएगा हमारे लिए कि हमें भी थोड़ी बहुत कोई शक्तियाँ मिल जाएंगी। इसी कारण से मद्रास में उस समय जो इलेक्शन हो रहे होंगे, काउंसिल इलेक्शन, उनको रोका नहीं गया, बाइकआउट नहीं किया गया। और जगह सब जगह बाइकआउट हो रहा था ब्रिटिशर्स के, जो वहाँ पर भी दुकानें वगैरह थी उन सभी को। अब आगे क्या होता है, द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। अब होता क्या है, अब जो इफेक्ट्स थे नॉन कोऑपरेशन के ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट यानी आर्थिक चेहरे पर, किसके, ब्रिटिशर्स के, वो और भी नाटकीय थे यानी ड्रामेटिक थी। कैसे, अब वो हम देखेंगे कैसे। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, जैसे कि आप समझ रहे हो जो विदेशी चीज़ें थी, यानी एक तरह से ब्रिटिशर्स की जो यहाँ पर कंपनीज एमएनसी वगैरह होंगी, उस समय कंपनी होंगी, उन सभी के जो फॉरेन गुड्स में उत्पादन करते थे उनका वो सभी बाइकआउट करने शुरू कर दिए। लिकर शॉप्स पिकेटेड, लिकर शॉप्स मतलब जो हाँ शराब की दुकानें होती है, वो सभी क्या हुई, पिकेटेड। पिकेटेड का मतलब, चलिए देखते हैं पिकेटेड का क्या मतलब है, आपके बुक में यहाँ पर दिए हुए हैं। लिकर की शॉप, अरे लिकर पे मत जाना, आप कंसंट्रेट करो भाई इस पर प्लीज, ठीक है। लिकर सोचते ही दिमाग में कुछ ना कुछ आने लगता है, तुम्हारे में जानता हूँ। पिकेट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर लिखा है ना लिकर शॉप्स पिकेटेड। पिकेट का मतलब चलिए देखते हैं, ए फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री, ऑफिस। इसका क्या मतलब है, चलिए मैं अपने हिंदी में समझाता हूँ। पिकेटेड का मतलब है, आप सपोज कीजिए, हमारे यहाँ पर बुक में अच्छी जगह मिलती है हमें उसको गंदा करने के लिए, चलिए करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये है, अच्छी मैंने बहुत बढ़िया शॉप बनाई है, मैं जानता हूँ मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। मान लीजिए कि ये एक लिकर की शॉप है, समझ गए ना। हाँ, ये हो गई लिकर की आपकी शॉप, बहुत बढ़िया शॉप है। अरे ध्यान दीजिए, ठीक है। लिकर की शॉप में क्या होता है, पिकेटेड का मतलब है कि, एक सेकेंड, पिकेटेड का क्या मतलब हुआ, पिकेटेड का मतलब हुआ कि अगर कुछ लोग लाठी डंडों के साथ
लिकर यानी शराब की दुकानों के, उन्हें बंद नहीं कराते, उनकी शराब की दुकानों के आगे बैठ जाते हैं, यानी उनके चबूतरे पर, समझ सकते हो ना आप, उनके दुकानों के सामने लाठी डंडों के साथ। और जो भी लोग वहाँ पर लिकर लेने आए आपके जैसे मतलब कि शराब खरीदना है आपके जैसे, नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, तो वो क्या करते थे, उनको दुकान वालों को कुछ नहीं कहते थे, उनके जो भी खरीदना है उसके लाठी डंडों के साथ उसमें बरस पड़ते थे, ले भाई खरीद ले, शराब क्या खरीदे खरीद ले, उसके लाठी डंडों के साथ वहाँ पर बजाना पड़ता था। आगे समझ में वही है लिकर शॉप पिकेटेड, यानी इनकी दुकानों के बाहर कब्जा किया गया, दुकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, उनके बाहर बैठ गया, जो भी आया उनको भगा दिया गया, समझे। चलिए अब आगे देखते हैं। एंड फॉरेन क्लोथ बर्न्ड इन द ह्यूज बोनीफायर्स, और जो विदेशी कपड़े थे जो हम पहनते थे उस समय उन सभी को आग के हवाले कर दिया, यानी एक तरह से होली मनाई गई। होली मतलब रंगों की होली नहीं, अरे उनको जलाकर होली मनाई गई, जला दिया गया उनको बड़ी बड़ी फायर में, ठीक है। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाल्व्ड बिटवीन 1921 एंड 1922, सिर्फ 2 सालों में ही, क्योंकि जनवरी 1921 में आपका ये मूवमेंट शुरू हुआ था, भूल गए कि इतने में ही, अरे अभी तो पढ़ा ऊपर, तो तकरीबन 1 साल के अंदर ही जो इम्पोर्ट था यानी कि इनका आयात था वो एक तरह से पूरा 1 साल के अंदर ही आधा होकर रह गया था। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू ₹57 करोड़, यानी कि 102 करोड़ रुपए की वैल्यू से घटकर 1 साल के अंदर ही कितने पर आ गई थी ब्रिटिशर्स की कंपनी, 57 करोड़ रुपए पर, यानी इतना बड़ा घाटा इनको झेलना पड़ा था 1 साल के अंदर, सिर्फ किसकी वजह से, नॉन कोऑपरेशन की वजह से। समझ में आ रहा है ना। इन मैनी, समझे ना आप, हाँ, इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉर ट्रेड। इसका क्या मतलब है, अब अधिकतर हिस्सों में जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स कौन, व्यापारी, ट्रेडर्स कौन, व्यापारी, अलग अलग होते हैं ये, तो जो व्यापारी लोग थे एक तरह से वो क्या कर रहे थे, वो अपना इन्वेस्ट करने से अब खुद को रोक रहे थे फॉरेन गुड्स में, क्योंकि उन्हें लग रहा था अब कोई जो कंपनी डूबती जा रही है, भला उसमें कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा, उसमें क्यों अपना पैसा लगाएगा व्यापार बढ़ाने के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन पर वहाँ पर खर्चा ही नहीं किया। अगर उन पर कोई इन्वेस्टर ही नहीं आएगा किसी कंपनी के पास, तो वो कंपनी आगे बढ़ेगी कैसे। सेम उस तरीके से एक तरह से यूनियन का बायकॉट होना शुरू करिएगा यहाँ पर भी। अब होता क्या है, एज द बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी एक की दुकान गिर रही है और वहीं पर दूसरे की दुकान है, तो जो वहाँ के इलाके के लोगों के दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे ना। सेम उसी तरीके से जो कि हम चाहते थे, यानी गांधी जी चाहते थे, वही हुआ। जो फॉरेन ट्रेड था वो तो गिरता चला गया, और जो हमारा इंडियन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज थी उस समय छोटी बड़ी जैसी भी होंगी, वो एक तरह से ग्रो करने लगी कुछ समय के साथ, इंडियन वंस, और कुछ अपने हमारे ही क्लोथ्स पहनने लगे जो हम यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चर करते थे इंडिया के कंपनियों द्वारा, समझे। तो चलिए आगे देखते हैं अब जा। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स, लेकिन ये जोरों शोरों से चलने वाला रीजन कुछ ही समय में धाराशायी होने लगा, यानी कि इसमें थोड़ी दिक्कतों के साथ ही नीचे नीचे गिरने लगा। अब होता क्या है, खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। वो एक समस्या आप सभी जानते ही हो, उस समय जो खादी क्लॉथ थे वो ज़्यादा महंगे पड़ते थे, जो कि आमतौर पर कपड़े उस समय बनते थे ब्रिटिश कंपनीज में। अब होता क्या है, अब जो ब्रिटिश कंपनी थी वो तो उनको सस्ते में माल प्रोवाइड कराती थी, लेकिन जो हमारी इंडियन कंपनी थी उसका थोड़ा प्रोडक्शन महंगा था, जिस वजह से जो खादी कपड़ा था वो महंगा पड़ता था, तो उसको गरीब लोग एक तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते थे। हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग, तो इस वजह से वो फिर कितने लंबे समय तक इसका बायकॉट कर पाएंगे, क्योंकि गरीब लोग तो इसे झेल ही नहीं पाने के। सेम उस तरीके से उनके लिए तो आगे समस्या थी ना ये, क्योंकि उनके पास इतनी जेब खर्ची नहीं थी, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सिमिलरली उस तरीके से सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम, उसने एक समस्या लाकर हमारे सामने खड़ी कर दी जो हमारे गरीब लोग थे। अब ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को रोका कैसे जाए, उनका बायकॉट कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा समय तक तो उसका बायकॉट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना अफोर्डेबल, इतनी शायद उनकी स्टैंडर्ड नहीं था। सेम उस तरीके से फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस। इसको थोड़ा एंटरटेन करके पढ़े, हिस्ट्री में तभी मजा आएगा। अब होता क्या है, अब क्या करना चाहा ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पर, तो हमें उन्हें ग्रो भी नहीं करने देना था, लेकिन उन पर हम डिपेंडेंट भी थे एक तरीके से। तो हमने सोचा कि हमें अपने जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं हैं जो कि काम कर सकती है, उनको हैड टू बी सेटअप, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको विस्तृत करना चाहिए, सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस,
ताकि वे एक ब्रिटिश की जगह हम उन्हें यूज़ कर सके। लेकिन इसकी वजह भी समस्या थी, दिस वर स्लो टू कम अप। पता नहीं जो विदेशी कंपनियाँ होती है वो तो यहाँ पर फटाफट से अपना क्या नाम कारोबार एक्सपेंड कर लेती है, लेकिन हमें इंडियन कंपनीज यहाँ पर नीचे ही पड़ी रहती है। सेम उस तरीके से यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है। अब इन इंस्टीट्यूशन को बनाना सेटअप तो करना चाह रहे थे, लेकिन इसमें उन्हें बहुत समय लगा और वो शायद इसमें बहुत धीरे धीरे वो ग्रो करती, इसलिए उनके पास इतना समय भी नहीं था। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगन टिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स। अब हुआ क्या, जिन लोगों ने अपनी क्या नाम स्कूल छोड़ दिए थे गुस्से में नहीं, एक तरह से आंदोलन के लिए, उन बेचारे थकार कर वापस उन्होंने स्कूल में जाना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल में। एंड लॉयर्स ज्वाइन बैक गवर्नमेंट कोर्ट्स, और जो वकील थे उन्होंने भी सोचा चलो भाई चलते हैं वापस अपने काम पर। तो चलो भाई ये वीडियो फिर से खत्म हो गई। इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्र में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे कैसे बढ़ा हम वहाँ पर वो देखेंगे, रेबेलियन इन द कंट्री साइड। अब शहरी क्षेत्र में तो कुछ हुआ नहीं इनसे खासकर, तो चलिए ग्रामीण क्षेत्र में चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप इतना कीजिए कि इसको 5 मिनट खुद से रिवाइज कर लीजिए, और शॉर्ट नोट्स में आपके डिस्क्रिप्शन नोट्स में मैंने बिल्कुल दिए हैं, वैसे आप खुद बनाइए। और बस मैंने पूरा एफर्ट लगा के आप समझा ही दिया है। अगर आपके नहीं समझ में आया तो कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वरना फिर इसे 5 मिनट खुद से रिवाइज कर लेना। तब तक के लिए इसकी रिवाइज करते थे, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।